हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पे। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और हिंदी का पेपर आई होप क्या सभी बच्चों का अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट जो पेपर है बायोलॉजी का है, जिसमें आप लोग को ज़्यादा दिन का गैप देखने को नहीं मिला है। मात्र एक दिन का गैप है। आप 23 को हिंदी का देकर के आए हैं और 24 एक दिन का गैप, 25 को आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे हिंदी में हमने आप लोगों को बताया और वहां पर भी आप लोगों को पता है कि 80 से 90% जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपको देखने को मिले हैं जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो सभी बच्चों को बायोलॉजी के पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करिए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज जो है आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो कवर कराएंगे। तो फिलहाल अभी हम एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद आपके डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों कवर कराएंगे आप लोगों को, ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसा आप लोगों का हिंदी का पेपर गया है उससे कई गुना अच्छा जो है बायोलॉजी का पेपर आप लोगों का जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? ऑप्शन जो इसका बी है, अपरा या फिर कोरियन। आपको यहाँ पर बताते चलो कि जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ने हैं। इसमें वैसे तो हमने काफी क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। तो ये पीडीएफ जिन बच्चों ने पहले परचेज कर लिए उनके लिए तो उन बच्चों ने तो सारे पढ़े हैं, बट अभी लास्ट टाइम पे आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। जो मैं आपको यहाँ पर बताते चलो, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं? तो आंसर बच्चों आपका अनिषेक जनित फल। अगला प्रश्न जो आपको देखना है, द्विनिषेचन क्रिया होती है किसमें होती है? आंसर आपको याद रखना है आवृत बीजी पौधों में। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर लेकर के कि उस विकल्प का चयन किया जाए जिसमें 325 लघु बीजाणु जनक कोशिकाओं के लघु बीजाणु जनन प्रक्रम द्वारा बनने वाले प्राकणों का की सही संख्या को दर्शाया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1300। नेक्स्ट जो आपने देखना है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो आंसर बच्चों आपका बार पिंड। अगला जो क्वेश्चन देखना है वो है, मानव में 1 महीने की सागर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पाद। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि है तो कौन सी है? ये है आपका बच्चों एमनियोसेंटेसिस। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेक्टेड जो आपके एक्सपेक्टेड है, सिर्फ मैं आपको वही यहाँ पर तैयार कराता हुआ चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो जिफ्ट, ZIFT। अगला है, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट करने की तकनीक क्या कहलाती है? ICSI। अगला है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47। अगला है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? तो AAXO। अगला है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो आंसर आपको याद रखना है 1:2:1 यानी 1:2:1। अगला है, टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 45। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक इकाई है किसकी? जीन की। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, समारंभन कोडोन है तो आंसर है आपका AUG या OG। नेक्स्ट है, विकास का उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित किसने किया था? तो आंसर है ओपे रिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो आंसर बच्चों आपका माल्थस। अगला जो क्वेश्चन आपको देखना है वो है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आंसर है बच्चों आपका हैकल। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आंसर है बच्चों आपका होमो सैपियंस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? तो आंसर है बच्चों आपका अतिसार। चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के आपको, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है? तो आंसर है आपका इंटरफेरॉन। अगला है, फाइलेरिया का संक्रमण किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से। निद्रा रोग होता है ट्रिप्योनोसोमा से। अगला है, प्रतिजैविक का निर्माण कहाँ होता है? किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आर्की बैक्टीरिया द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टैटिन प्राप्त किया जाता है किससे किया जाता है? मोनास्कस परप्यूरियस से। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने याद करते चलना है। अगला है, द्वितीयक वाहित मल उपचार मुख्य रूप से है एक क्या है? जैविक प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है, इसका हो जाएगा बच्चों आपका रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो इसका हो जाएगा बच्चों प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसोम संबंधित है, किससे संबंधित है, प्लाज्मिड्स से संबंधित है, सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है अनुप्रवाह संसाधन में सम्मिलित है, तो पृथक्करण भी सम्मिलित होता है, शोधन भी सम्मिलित होता है और फॉर्मुलेशन यानी संरूपण, यानी ये सभी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है किस चीज का, देखो यहाँ पे ह्यूमेलिन का भी किया जा रहा है, सोमेटोस्टेटिन का किया जा रहा है, थाइमोसिन का भी किया जा रहा है, यानी इन सभी का जो है उपयोग किया जा रहा है, तो डी नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैव पीड़क नाशक के रूप में प्रयुक्त युक्ति है, तो इसमें देखो आपका विकिरण द्वारा नर कीटों का बंध्याकरण है, प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों तथा पौधों से प्राप्त कीटनाशी ये भी सही है, कीट हार्मोन्स ये भी सही है, यानी जो इसका डी नंबर है बच्चों उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जंतु पादप अथवा सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं द्वारा वांछित उत्पाद के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों बायो फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा बच्चा आपका जीवाणु कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते क्योंकि, तो इसका आंसर होगा बच्चों आविश निष्क्रिय होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी, यानी खरगोश भी है, गाय भी है और भेड़ भी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा होती है किस चीज की होती है, तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं, तो आंसर होगा इसका कांटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लवणोत्पिद। अगला प्रश्न है वेलामेन ऊतक पाया जाता है किसमें पाया जाता है, आर्किड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जब दो जीवधारी साथ रहते हैं परंतु एक सहभागी को दूसरे से लाभ प्राप्त होता है परंतु दूसरे सहभागी को कोई हानि नहीं होती और ना लाभ होता है, इस संबंध को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सहभोजिता। अगला है निम्नलिखित कथनों में से परिजीविता यानी पैरासिटिज्म को कौन सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, तो एक जीव को लाभ होता है दूसरा प्रभावित होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने यानी इन सीटू संरक्षण विधि नहीं है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो निम्न ताप परिरक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला है भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, 535। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, आंसर होगा बच्चों इसका राजस्थान। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है, तो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो ये आप लोगों ने देखे बच्चों बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, तो हमारी जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें डेफिनेट यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लगातार आप लोगों ने बने रहना है वीडियो में, जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो हम कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के नाम लिखिए, सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, सिर्फ उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे वो याद है, समय रहता है, तो फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पुष्प के नर तथा मादा जननांगों के नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा बच्चों पुमंग और जायांग। अगला है पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं, तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी तथा कुतंतु, और परागकण परागकोश में बनते हैं। अगला जो देखना है लघु बीजाणुधानी या परागपुटी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो टेपेटम, याद रखना आपने क्या, टेपेटम। अगला है लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में मुख्यतः किस परत की कोशिकाएं सहायक होती हैं, तो आंसर होगा अंतःस्तर या अंतस्थिसियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आवृत बीजी पादपों में नर युग्मोत्भिद में मुक्त होते समय कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो इसका देख लेते हैं। नर युग्मोत्भिद में 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका होती हैं। अगला है बीजांड किस रचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, अपरा द्वारा। अगला है परिपक्व भ्रूण पोष में कितने केंद्रक और कोशिकाएं होती हैं, तो 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं।
अगला है घोंघों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बच्चों आपका मेलेकोफिली। अगला है जल परागित दो पौधों के नाम, हाइड्रिला तथा वेलिसनेरिया। अगला है कीट परागित दो जलीय पौधों के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा वाटर हायसिंथ, दूसरा हो जाएगा जल लिली या फिर वाटर लिली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कीट परागित पुष्पों के वर्तिकाग्र का स्वभाव कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों चिपचिपा होता है। अगला प्रश्न है ग्राफियन पुटिका का परिपक्वन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका पुटिका प्रेरक हार्मोन। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला है मनुष्य में वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है वीर्य क्या है? तो वीर्य यानी सीमेन शुक्राणुओं, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावणों का मिश्रण है। फिर है मनुष्य में वीर्य संसेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य व अन्य स्तनधारियों में भी वीर्य संसेचन माता की योनि में होता है। अगला है स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? तो एक जोड़ी। अगला है स्तनधारियों में अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं? तो स्तनधारियों में अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के पास स्थित होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव का अंडाणु किस प्रकार का होता है? तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका अपितकी। नेक्स्ट है मानव भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? तो माता के गर्भाशय में। नेक्स्ट है भ्रूणीय विकास में अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो हो जाएगा आपका ह्यूमन कोरियोनिक और इसी के साथ हो जाएगा आपका गोनेड्रोट्रोपिन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, ह्यूमन कोरियोनिक और दूसरा है गोनेड्रोट्रोपिन एवं प्रोजेस्टेरोन। अगला है एड्स का पूरा नाम। तो इसका हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है एचआईवी का पूरा नाम। तो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस या फिर विषाणु या फिर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि के दो प्रकार बताइए। तो इसका है आवधिक संयम, दूसरा है स्तनपान अनात्व। नेक्स्ट है चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी के लिए सुरक्षित अवधि क्या है? तो प्रथम 12 सप्ताह तक की अवधि क्या है? सुरक्षित है। अगला है एसटीडी का पूरा नाम, यौन संचारित रोग या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। नेक्स्ट है लैंगिक संपर्क या अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध रखने पर कौन सा रोग हो सकता है? सिफिलिस, सुजाक, जननिक हर्पिस और एड्स आदि। अगला है गर्भ निरोधक उपायों के चार संभावित दुष्प्रभाव लिखिए। तो मितली, पेट दर्द, अनियमित आर्तव, रक्तस्राव और स्तन कैंसर। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनियसिस यौन संचारित रोग किसके कारण होता है? तो ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस के कारण होता है। अगला है सुजाक या फिर गोनोरिया किस रोगाणु से होता है? तो यह है आपका निसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से। नेक्स्ट है जननांगों की हर्पिस के रोगाणु का नाम लिखिए। तो इसको हो जाएगा सिंप्लेक्स वायरस। अगला है मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? पाइसम सेटा इवम पर। नेक्स्ट है उस परिघटना को क्या कहते हैं जिसमें एक जीन का एक एलील एक अन्य जीन के किसी एलील की सक्रियता का संदमन कर देता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका प्रबलता या एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है एक असामान्य मानव पुरुष फिनोटाइप जिसमें एक अतिरिक्त एक्स निहित होता है किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकांश जंतुओं में किस समय संतान का लिंग निर्धारित होता है? तो इसका हो जाएगा निषेचन के समय ही संतान का लिंग जो है निर्धारित हो जाता है। अगला है अतिरिक्त 18वें अलिंगी गुणसूत्र से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का नाम बताइए। तो हो जाएगा बच्चों एडवर्ड का सिंड्रोम। अगला है वर्णक मेलेनिन की अनुपस्थिति में कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है? तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा रंजकहीनता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानवों के एक्स गुणसूत्र पर स्थित जींस द्वारा नियंत्रित लक्षणों को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सहलग्न लक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव के शिशु का आनुवंशिक आधार यदि एक्स वाई हो तो किस प्रकार की संतान होगी? तो आंसर होगा नर। फिर आपको देखना है चेकर बोर्ड द्वारा आनुवंशिकी के परिणामों को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया? पुन्नेट ने। फिर है डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लैंगडेन डाउन ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 नंबर देखेंगे टर्नर संलक्षण वाले व्यक्तियों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23वीं जोड़ी गुणसूत्र के मोनोसोमिक होने के कारण कुल गुणसूत्र 45 होते हैं। फिर है सिकिल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है?
तो इसका हो जाएगा बच्चों प्रतिस्थापन। अगला देखेंगे, जीन की क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं? तो आंसर है बच्चों आपका सिस्ट्रॉन। अगला है, श्रृंखला प्रारंभन कूट कौन सा है? तो AUG श्रृंखला प्रारंभन कूट। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी हम आप लोग के लिए मेहनत करें और अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डीऑक्सी राइबोस शर्करा। अगला है, अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन है? तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। फिर अगले को देखते हैं, DNA का द्विकुंडलित प्रारूप किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो हो जाएगा वॉटसन तथा क्रिक ने। फिर है, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन में एक अंतर लिखिए। तो प्यूरिन का निर्माण नाइट्रोजन के 2 वलय से और पिरिमिडीन का निर्माण 1 वलय से होता है। फिर है, DNA में से mRNA का निर्माण क्या कहलाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अगला है, जीन अपने आप को किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रकट करते हैं। अगला जो आपको देखना है 11 नंबर, आनुवांशिक कोड का संपूर्ण शब्दकोश किस वैज्ञानिक ने तैयार किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फिर है, जीवाणु में रूपांतरण प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ग्रिफिथ, जो कि 1920 1920 में किया। अगला है, मनुष्य तथा ड्रासोफिला में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। मनुष्य में 46 तथा ड्रासोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। फिर है, सुकेंद्रकीय कोशिका में जीन प्रकटन नियम का जीन बैटरी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटन तथा डेविडसन ने। चलेंगे अगले प्रश्न पर, प्रथम कपी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स। फिर है, मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। कर्ण पल्लव पेशियां, कृमि रूप परिशेषिका। फिर है, मानव का सीधा पूर्वज कौन सा है जिसे होमिनिडी वंश का विकास हुआ जिससे? तो रामापिथिकस। फिर है, वर्तमान मानव का सीधा पूर्वज किसे मानते हैं? तो क्रो मैग्नॉन मानव। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई? आज से लगभग 1.5 अरब यानी 1.5 अरब वर्ष पहले। डार्विन की फिंचेंस कहाँ पाई जाती है? गैलेपेगोस द्वीप पर। चलेंगे अगले प्रश्न पर, रिंग वर्म रोग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो रिंग वर्म जिसे हम दांत बोलते हैं, माइक्रोस्पोरम या उसी के साथ आ जाएगा ट्राई कोफाइटॉन, एपिडो, मोरफाइटन आदि कवक से होता है। फिर है, टाइफाइड ज्वार की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडॉल परीक्षण। फिर है, एड्स तथा HIV का पूरा नाम तो हम पहले भी देख चुके हैं, स्किप करेंगे इसको यहाँ पर। चलेंगे, निकोटीन क्या है? यह किस पौधे में पाई जाती है? तो निकोटीन शराब यानी एल्कलॉइड है, यह तंबाकू में पाई जाती है। फिर है, किन्हीं 2 यौन संचालित रोगों का नाम? एड्स और सिफिलिस गोनोरिया। फिर है, सामान्य जुकाम फैलाने वाले जीव का नाम लिखिए। तो यह द्विकुंडलित DNA एडिनो वायरस तथा RNA वायरस द्वारा होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पके हुए भोजन को सुरक्षित रखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो भोजन को ढककर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। फिर जो आपको देखना है 10 नंबर, विषाणु के द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम? चेचक, खसरा, यकृत शुद्ध, बी और इन्फ्लुएंजा। फिर है, वायु से फैलने वाले किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम? चेचक और खसरा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जीवाणु से फैलने वाले 2 रोगों के नाम? हैजा और दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस। फिर है, बोतल वाले रस को अधिक साफ और स्वच्छ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका पैक्टिनेजेज तथा प्रोटीएजेज का। फिर है, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सबसे पहले ज्ञात प्रतिजैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। फिर है, कौन सी गैस बायोगैस का निर्माण करती है? मेथेन। अगला है, एफिड्स तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में कौन सा जीव सहायक है? ड्रैगन फ्लाई। अगला है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में किन 2 प्रमुख तकनीकों का योगदान है? तो इसमें आ जाएगा बच्चों आनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग पराक्रम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और एमिनो अम्ल के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड। अगला है, कौन सा क्षार RNA में उपस्थित होता है लेकिन DNA में नहीं? तो आंसर है बच्चों आपका यूरेसिल। फिर है, कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम संदेश वाक्य यानी RNA में एमिनो अम्ल के लिए कोडोन बनाता है? 3 न्यूक्लियोटाइड का। फिर न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। फिर है अगला, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? तो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के एक एक अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जीवों में एंजाइम का क्या कार्य है? तो जैविक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। अगला है,
ट्रांसजेनिक टमाटर की क्या विशेषता है? तो यह टमाटर संचयन के समय जल्दी नहीं पकता। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला है ट्रांसजेनिक पादप पारजीनी पादप प्राप्त करने के लिए हक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आ जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंसियंस का। अगला है क्राई किसे कहते हैं? तो जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब और किस पर किया गया था? तो इसको हो जाएगा 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी दूर करने के लिए किया गया था। अगला है जीन थेरेपी का उपयोग आनुवंशिक रोगों में भी किया जाता है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर या उदाहरण है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। अगला है बीटी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है? अगला है तो बीटी एक प्रकार का जैव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्यूरिन जिएंजिस जिएंसिस बीटी कहते हैं के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। तो जीवधारी तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जैविक तंत्र की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? जीव मंडल। अगला है की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है की स्टोन प्रजाति कहलाती है। अगला है नितलस्थ प्राणी कौन से हैं? तो जो जंतु समुद्र तल पर विचरण करते हैं नितलस्थ कहलाते हैं, जैसे प्रवाल, इकाइनो डर्म आदि। फिर है एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने इस वाले स्तनियों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो एलन के नियम अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनियों के कान और पात छोटे होते हैं जिससे उष्मा हानि कम होती है। अगला है उन उस पारस्परिक क्रिया का नाम लिखिए जिसमें एक जाति को लाभ होता है किंतु दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इसे बोलते हैं सहभोजिता। अगला है पारिस्थितिकी सबका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? रीटर। कब किया था? 1868 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के 2 उदाहरण दीजिए। तो चेरापूंजी तथा मौसिनराम। फिर है भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मुख्यतः उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट तथा अंडमान में पाए जाते हैं। कौन सा धरातलीय जीवोम वानस्पतिक विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण में सबसे अधिक उन्नत है? उष्ण सदाबहार कटिबंधीय वन क्षेत्र। फिर है कुंज वन कहाँ वितरित है? तो यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है ट्रोफोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जो पौधे वर्षा ऋतु में समोद्भिद और ग्रीष्म ऋतु में मरुद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं ट्रोफोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ जल व समुद्री जल का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो ज्वार नदमुखी पारिस्थितिक तंत्र। अगला है वितलीय क्षेत्र क्या है? समुद्र में 2000 मीटर से नीचे गहराई वाला अंधकार क्षेत्र वितलीय क्षेत्र कहलाता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? अजैविक तथा जैविक घटक। अगला है संपूर्ण जीव मंडल में वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का भार कितना आगा गया है? लगभग 117 बिलियन टन पर ईयर या प्रति वर्ष। नेक्स्ट है कौन से कारक अपघटन प्रक्रिया को तीव्र करते हैं? तो उच्च ताप तथा आर्द्रता अपघटन प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परितंत्र को प्रभावित करने वाले अजैविकीय घटक मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जलवायु कारक, मृदा कारक तथा स्थलाकृति कारक। अगला है परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? टेंसले ने 1935 में। फिर है भारत में शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अगला है सकल प्राथमिक उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? तो हरे पौधों द्वारा एक निश्चित अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भारत को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। फिर है खाद्य श्रृंखला का आरेखित निरूपण कीजिए। तो इसमें देखो एक हो जाएगा घास से कीट, कीट से मेढक, मेढक से सांप और सांप से बाज। और दूसरा है घास से खरगोश, खरगोश से लोमड़ी, लोमड़ी से शेर। अगला है परितंत्र को परिभाषित कीजिए। तो वह तंत्र जो वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव कारकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है परितंत्र कहलाता है। उत्तराखंड के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है फूलों की घाटी उत्तराखंड। अगला है क्रायो प्रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को जीवित एवं जनन स्थिति में निम्न ताप यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर परिरक्षित किए जाने की तकनीक को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। फिर है नई विलुप्त 2 जातियों के नाम बताइए। मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका का क्वाइगा। फिर है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों कंपोनेंट के नाम बताइए। तो ये हो जाएगा आनुवांशिक विविधता,
जातीय विविधता और परितंत्र विविधता। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था निश्चित उत्तरीय प्रश्न का। फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आपके सामने है, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो 2010 और 2017 में आप इसको ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ही हमने इनको कवर किया हुआ है। तो जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा हम उसको वहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, बट मेनली है कि आपके पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पता चल जाए, बाकी सॉल्यूशन आप लोग क्या करेंगे, आंसर जो है वीडियो रोक करके पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर आपसे चित्र पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इजीली क्या है चित्र देख पा रहे हैं, इसको आपने बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र यानी चित्र सहित आपको चित्र भी बनाना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2011, 14, 16, 19 में पूछा गया है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो पराग कोश के कोनों पर लघु बीजाणु धानियां बनती हैं। इनमें लघु बीजाणु या पराग कणों के बनने को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। 1 नंबर में डेफिनेशन आ गई है और इसका जो चित्र है, डायग्राम है, वो हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। आवृत बीजी में मादा युग्मोद्भिद के विकास तथा द्विनिषेचन का वर्णन कीजिए। अभी क्वेश्चन देखो आपका 2015, 2010, 2014, 16, 22 में पूछा जा चुका है। इसी क्वेश्चन को अगर ये घुमा देंगे तो मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के साथ कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका 1-1 मिनट जो है वो कीमती है। तो जिस भी बच्चों को आंसर पढ़ना होगा तो आप लोग यहाँ पे आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, वृषण जालिका क्या है। तो शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर नलिकाओं के एक घने जाल में खुलती हैं। इसे वृषण जालिका कहते हैं। इसमें 5 से 20 शुक्र वाहिकाएं निकलकर एपिडाइडमिस नलिका में खुलती हैं। एपिडाइडमिस या अधिवृषण के अंतिम भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है। अगला जो क्वेश्चन देखना है वो है, भ्रूणीय विकास के समय कौन कौन सी भ्रूणीय कलाओं का निर्माण होता है। तो योग शैक, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटाइस। अगला है, आपको इनके कार्य बताने हैं, पीत पिंड के और अग्रपिंडक के। तो पीत पिंड का क्या हो जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी ग्रंथियल संरचना होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, रिलैक्सिन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट, ऐसे ही अग्रपिंडक को आप लोगों ने देखना है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो अग्रपिंडक की अगर हम बात करें, शुक्राणु के शीर्ष पर गोल्जिकाए से बनी टोपी सादृश संरचना अग्रपिंडक होती है। इससे मुक्त होने वाले एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन कर देते हैं। इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों रहेगा, आर्थ चक्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2013, 15, 18, 23 में बच्चों पूछा गया है। या फिर अर्ध चक्र की किन्हीं 2 प्रवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसके आंसर को हम देखेंगे कि मादा प्राइमेटों के अंडाशय में होने वाले जनन चक्र परिवर्तनों को आर्थ चक्र कहते हैं। स्त्रियों में परिवर्तन माह में एक बार दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी चक्र या आर्थ चक्र भी कहते हैं। और इसमें जो नॉर्मल एक आर्थ चक्र होता है वो 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसकी जो प्रवस्था है वो है पुटिका प्रवस्था, दूसरा है स्त्रावी प्रवस्था। और आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर्स में काफी बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पर है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। या फिर मानव शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अभी क्वेश्चन देखो आपका 2011, 13, 18, 23 में बच्चों पूछा गया है। तो इसमें भी कि शुक्राणु स्पर्म क्या है, मानव शुक्राणु लगभग 60 म्यू लंबा, अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है। इसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। शीर्ष यानी हेड, ग्रीवा, नेक, और इसके बाद मध्य भाग मिडिल पेस हो जाएगा, फिर है पुछ टेल। तो इसका जो डायग्राम है बच्चों वो भी आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे। और हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। मेन है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाए, और इन्हीं को आप लोग क्या है वीडियो रोक रोक के पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अपरा क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो 2015, 17, 22 और 2016 में बच्चों पूछा गया है। यही क्वेश्चन अगर आपसे घुमा करके पूछता है पेपर में, जरायुज प्राणियों में भ्रूण का पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है। तो देखो, अपरा क्या है, स्तनियों में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। विकासशील भ्रूण माता के गर्भाशय से जिस रचना से संबंधित होता है उसे अपरा कहते हैं।
अपरा का विकास गर्भाशय भित्ति तथा भ्रूणीय कोरियोन से होता है। भ्रूण अपरा से नाभि रज्जु द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा यूथीरिया अधोवर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। अपरा के मुख्य कार्य क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो बाकी जो है आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है प्रथम स्तन्य कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, या फिर प्रथम स्तन्य या खीस कोलेस्ट्रम क्या होता है, नवजात शिशु के लिए यह क्यों आवश्यक होता है। तो प्रेगनेंसी पीरियड है, सागरता अवधि के अंत में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण प्रारंभ हो जाता है। यह नवजात शिशु का पूर्ण आहार होता है। तो ये क्वेश्चन देखो आपका 2012 और 19 में बच्चों रिपीट हो चुका है। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पुरुष में पाए जाने वाली सहायक जनन ग्रंथियों के नाम व कार्य बताइए। तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं तो उनको हम जानेंगे। तो उससे पहले क्या है, इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है पुरस्थ या प्रोचेस्ट ग्रंथि। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का तरल स्रावित होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। दूसरा है देखो आपका काउपर्स ग्रंथियां, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उससे पहले एक और पार्ट आपका है पेरिनियल ग्रंथियां। तो पेरिनियल ग्रंथियों के बारे में आपने पढ़ना है। अगला है मानव मादा के अंडाशय की संरचना का वर्णन कीजिए, रजो चक्र की प्रवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ये या फिर आपको घुमा करके दे देंगे कि स्त्री के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 2010 और 2023 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मानव मादा के अंडाशय की संरचना क्या है, एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के समीप मिसोवेरियम झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय ठोस होते हैं। इसकी बाह्य परत जनन एपिथीलियम से बनी होती है। यह पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी होती है। अंडाशय का स्ट्रोमा संयोजी ऊतक से बना होता है जिसमें रक्त कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, पेशी तंतु, कोलेजन तथा इलास्टिन रेशे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों इसका डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, तो इस डायग्राम को भी आपने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे ही आपका रजो चक्र की प्रवस्थाएं कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में देखो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा कि शुक्र जनन एवं अंड जनन को आरेखीय चित्रों की सहायता से समझाइए। 2018, 13, 16 और 23 में बच्चों पूछा गया है। या फिर क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि शुक्राणु जनन और अंड जनन को केवल आरेखीय चित्र द्वारा समझाइए, या फिर अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखो कि विषम में शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन द्वारा होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के समय प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। शुक्राणु जनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 प्रवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है गुणन प्रवस्था। तो इसके बारे में डिटेल से आप लोगों ने पढ़ना है। स्टेजेस देखो आपके यहाँ पर जो है वो आप पूरी डिटेल में दे दी गई है। बात करेंगे सेकंड जो द्वितीय प्रावस्था है वह है वृद्धि प्रावस्था। तीसरे नंबर पर जाती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था। मेन जो है आपने पॉइंट याद करते चलना है। फिर है अंड जनन। तो अंड जनन में देखो यह अंडाशय की ग्राफीन पुटिका में होने वाली प्रक्रिया है। अंड जनन प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है परिपक्वन प्रावस्था। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। या फिर गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होते रहने से कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। प्राचीन काल में प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारियां जनसंख्या को सीमित रखते थे, किंतु आजकल अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट हो रही है। इसके फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि जारी है। इसका सीधा प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ रहा है। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जाए। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है कि छोटे परिवारों को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधकों को अपनाने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जाए। श्रवण एवं दृश्य और मुद्रित प्रचार माध्यमों के द्वारा खुशहाल परिवार के महत्व को प्रचारित किया जा रहा है। सरकार ने हम दो हमारे दो नारे का समुचित प्रचार किया है। शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है, और इस समस्या से निपटने हेतु छोटे परिवार के जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसको जो है बाकी आप लोग बचे हुए जो हैं पॉइंट्स उनको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना है।
चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट। मेनली है कि आपके पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पहुंच जाए। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आप लोग को पहले से प्रिपेयर हो गए होंगे और जो क्वेश्चन बचे होंगे उनको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है गुणसूत्र आलेख या फिर इडियोग्राम और कैरियोग्राफ क्या है। तो इसके आंसर को भी देखेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा कि मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र तथा एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। गुणसूत्रों का आकार उन पर उपवस्थित द्वितीयक संकीर्णन तथा पट्टियों के विन्यास के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के लिए लिए गए चित्र को आकार के अनुसार समजात समसूत्रों के जोड़ों में चिपका लेते हैं। इस प्रकार बने चित्र को गुणसूत्र आलेख कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी और इसके क्या लक्षण होते हैं? 2011 और 19 में बच्चों पूछा गया है और यहीं पर सीधा आपसे पूछा है टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो मानव में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम व्यक्ति में 22 जोड़ी समजात तथा एक लिंग गुणसूत्र एक्स होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर का आकार छोटा, गर्दन जालयुक्त, स्त्रियों में स्तन कम विकसित, अंडाशय अल्प विकसित, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कम विकसित और मंद बुद्धि वाले होते हैं। ये स्त्रियां बाज होती हैं। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न आपका 2014 और 15 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा 2018 में भी आया, 2011 में भी और 2016 में भी घुमा फिरा करके पूछा गया। तो बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। तो इसकी जो खोज है कॉर्ल कोरेंस ने 1903 में की थी। तो इसमें क्या होता है, कुछ पौधों में दो विपरीत लक्षणों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, अर्थात दो विपरीत लक्षणों में से कोई भी पूर्णतः प्रभावी लक्षण नहीं था। दोनों लक्षण स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। इस विशिष्टता को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो बाकी जो है आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, वीडियो को रोक करके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के। अगला है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हर साल आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जा रहा है। रेखा चित्र की सहायता से समझाइए या फिर लिंग निर्धारण क्या होता है। एक्स वाई प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए। तो इसके जो आंसर है बच्चों उसको आप लोगों ने देखना है। तो एक लिंगी जीवों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में मैक क्लंग 1902 में इन्होंने लिंग निर्धारण गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। क्या था इसके अंदर, कब लड़का होगा कब लड़की होगी, पुरुष में कितना महिला में कितना होता है, वो आप यहाँ पर आराम से गुणसूत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010, 2012, 2015, 2019 यानी लगातार पिछले 8-10 सालों में ये 4 से 5 बार आ चुका है। परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखो और चित्र बनाओ। मेंडल के परीक्षण क्रॉस को केवल चित्र द्वारा समझाइए। तो इसको देख लेते हैं। परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप की संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना होता है तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक से कराया जाता है। इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इस संकरण से प्राप्त संतति की दो अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं। पहला क्या है? सभी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं तो जीवधारी शुद्ध प्रभावी था। दूसरा है 50% प्रभावी तथा 50% अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं तो जीवधारी संकरण प्रभावी या विषम युग्म की प्रभावी लक्षण वाला था। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या फिर मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। F1 तथा F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न भी आपका देखो 2013, 19, 23 में बच्चों पूछा जा चुका है। आंसर जो है आप लोग पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ते चलेंगे वीडियो को रोक रोक करके, और अच्छे से तैयारी करनी है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस पर आधारित वंशागति सिद्धांत क्या था? तो जब दो तुलनात्मक विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। बाकी जो है डिटेल आप लोग यहाँ पर सामने वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है लिंग सहलग्न जीन लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं। क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा फिरा करके आए। तो मेनली क्या है, मेंडलीय विकार क्या है, किन्हीं दो मेंडलीय विकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
या फिर यही क्वेश्चन लिंग सहलग्न के नाम से आएगा, तब भी आप लोगों ने यही करना है। फिर एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वर्णांध रोग की वाहक स्त्री से कर दिया गया, उनके बच्चों में वर्णांधता का रोग किस प्रकार प्रदर्शित होगा। तो ये जो है आपका पूरा लॉन्ग में बन सकता है, शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे अधिकांश प्राणियों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक है आपका समजात या दैहिक गुणसूत्र, दूसरा है लैंगिक गुणसूत्र। तो इनके बारे में जो है बच्चों पूरा डिटेल में आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और ये जो है आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो लॉन्ग में भी आपका बनेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बच्चों आपका बन सकता है। उसके बाद चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ लेना है। तो ये पूरा लॉन्ग में आप लोग इसको देख रहे हैं, और आराम आराम से क्या करेंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर ले रहे हैं तो उनको तो ईजिली एक्सेस हो जाएगा और आराम से आप लोग पढ़ भी पाएंगे। अगला है mRNA तथा tRNA में अंतर लिखिए। यानी आपको mRNA और tRNA में अंतर बताना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, संदेश वाहक आरएनए क्या होता है, केंद्रक के डीएनए के अनुलेखन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्लों के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की सूचना mRNA में निहित होती है। प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष mRNA होता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का केवल 3 से 5% होता है। बाकी जो है बच्चों आप इसको पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2013-18-19 में बच्चों पूछा गया है। या फिर आनुवांशिक कूट की 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहला देखो जो है विशेषता, वो है कूट त्रिक होता है। दूसरा है कूट अपाहिज होता है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा कूट अंतिव्यापी है। इसके अलावा और आप पॉइंट देख लेंगे, कूट असंदिग्ध है, कूट सार्वत्रिक है, कूट कॉमा रहित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। या फिर हर्षे तथा चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। प्रश्न आपका 2010-13-19 में बच्चों ये पूछा गया है। तो अल्फ्रेड हर्षे और मॉर्थ चेस ने 1952 में एस्चेरिशिया कोलाई में जीवाणु भोजी या फेज T2 के अंतरण द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। और बाकी हम हर एक सॉल्यूशन को, हर एक आंसर को बहुत डिटेल में इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो होगा क्लियर होगा, तो वो बच्चे भी उनका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी जिन जिन बच्चों ने ये प्रिपेयर अभी तक नहीं किया है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके उनको पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है बच्चों डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 2011 से लेकर के, यानी 11, 12, 14, 15 लगातार 4 साल ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। डीएनए अंगुली छाप के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। बाकी जो है इसका डायग्राम वो आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्लियर है। और इसका जो आंसर है, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर वीडियो रोक करके इसको पढ़ लेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरॉन या फिर प्रचालक क्या होता है। लैक प्रचालक की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2012 में बच्चों पूछा गया और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है इस बार ये। तो ओपेरॉन संकल्पना क्या है, तो मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई सामान्यतः लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैकब एंड मोनोड 1961 ने पता लगाया कि इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह लैक्टोज का अपचय करने वाले 3 एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित होता है। तो बाकी जो है इसको आपने बच्चों डिटेल में पढ़ते हुए चलना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो कमेंट सेक्शन बच्चों आप लोग के लिए खुला हुआ है, सिंपली आपने ऊपर कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है? जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर सिंपल बोल देगा, अनुलेखन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका देखो 2014, फिर उसका 2017, फिर 19 और 2022 में बच्चों ये पूछा गया है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके देते हैं तो बोलेंगे, एक आरेखीय संरचना की सहायता से अनुलेखन इकाई में उन्नयक व समापक के स्थान और भूमिका की व्याख्या कीजिए। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। यह कोशिका चक्र की अंतराल अवस्था की जीवन तथा G2 उपावस्थाओं में होता है। प्रत्येक जीन के प्रारंभ में प्रमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अतः एमआरएनए का संश्लेषण प्रधान रज्जु पर प्रमोटर स्थल के समीप स्थित प्रारंभिक स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त हो जाता है। बाकी जो है इसका डायग्राम आप बच्चों सामने देख पा रहे हैं। और लॉन्ग में ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता है और इस बार भी आएगा ही आएगा, तो इसको आपने काफी अच्छे से पढ़ लेना है। तो लेखन की जो प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो आपको रखना है डीएनए क्षारकों का अनावरण, दूसरा है क्षारक युग्मन, तीसरा है आरएनए श्रृंखला का निर्माण। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के, जो कि प्रीवियस 3 ईयर्स में 3 सालों में पूछा गया है। मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर स्टैनले मिलर के प्रयोग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो रूसी वैज्ञानिक AI ओपरिन, जो कि 1924 में उसने रासायनिक उद्दीपकवास द्वारा जीवन की उत्पत्ति नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा ओपेरिन के कथन की पुष्टि की। तो इसका क्या था? तो इसमें इसने बताया कि 5 लीटर की फ्लास्क में मेथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया का मिश्रण 2:2:1 के अनुपात में लिया। आधा लीटर के एक फ्लास्क को नलिका द्वारा 5 लीटर वाले फ्लास्क से जोड़ दिया। छोटे फ्लास्क में निरंतर पानी के उबलते रहने का प्रबंध किया ताकि जल वाष्प नलिका द्वारा बड़े फ्लास्क में पहुंचती रहे। आदि वायुमंडल की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए 5 लीटर वाले फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा लगभग 1 सप्ताह तक प्रवाहित की। उपकरण में गैसीय मिश्रण को संघनित करने के लिए कंडेंसर की व्यवस्था की। और इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा ना, सेम टू सेम यहाँ पर बना करके दे दिया गया है। उसके बाद जो है आपने इसको देखना है कि छोटे फ्लास्क में निरंतर जल उबलता रहा और गैसीय मिश्रण कंडेंसर द्वारा पुनः द्रव में बदलता रहा। तो ऐसे CH4, NH3, H2 तथा H2O का यह मिश्रण उपकरण में 1 सप्ताह तक उबलता रहा। प्रयोग के अंत में एक लाल रंग का गंदला तरल प्राप्त हुआ। इस तरल पदार्थ का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि यह विभिन्न एमिनो अम्लों, सरल शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का मिश्रण था। अगला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अनुकूलनी विकिरण क्या है? अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। या फिर अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण देकर समझे। ये क्वेश्चन आपका 2015 और 2018 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो पहले समझेंगे अनुकूलनी विकिरण क्या है। तो एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूलनी विकिरण या फिर एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल यानी शिशुधानी प्राणी विकिरण। बाकी जो है इसको आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 2010, 13 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो डार्विन का जो प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत था, इसमें इन्होंने निम्न तथ्य पर आधारित इसको बताया। तो पहला था, इन्होंने क्या किया, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। यानी इसने कहा कि प्रत्येक जीवधारी में अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। दूसरा है जीवन संघर्ष। प्रकृति में भोजन, आवास, ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता सीमित है, अतः जीवधारियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवधारियों से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। पहला है सजातीय, फिर है अंतरजातीय और फिर है वातावरणीय। ऐसी थर्ड पॉइंट था इनका विभिन्नताएं तथा इनकी अनुवांशिकी। चौथा है प्राकृतिक चयन या योगात्मक की उत्तरजीविता। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं? संयोजक कड़ी तथा आकारिकी से जैव विकास को प्रमाणित कीजिए। प्रश्न आपका 2013, 16, 18 में बच्चों में पूछा गया है। तो जैव विकास क्या है? एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इसके अंदर नंबर 1 पे आप पढ़ेंगे संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तो इसके अंदर देखो आप यूग्लिना, पेरिपेटस, नियोपिलिना आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर है बेलोना ग्लासेस, फिर है लेटिमेरिया और आर्कियोप्टेरिक्स। उसका सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका आकारिकी से जैव विकास के प्रमाण। तो इसके अंदर भी देखो समजात अंग है, संवृत्ति अंग है। और उसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा
उद्विकास में भ्रौणिकी से प्रमाण, तो इसके अंदर भी देखो आप लोग पढ़ेंगे विभिन्न चीज़ों के बारे में, और आप लोग इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ये पूरा यहाँ पर डायग्राम दिया है, मैन, कैट, बर्ड और फिश। चलते हैं आपको लेकर के इसके फोर्थ पॉइंट पर, जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। तो जीवाश्म विज्ञान के अंदर भी देखो कि जीवाश्म किसे कहते हैं, फिर स्तरीभूत चट्टाने और अपृष्ठवंशी, पृष्ठवंशी क्या होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि देखो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें आपका बनेगा कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से वीडियो को रोक करके। मेनली हमारा क्या है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज या फिर जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2010 और 2022 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। या फिर क्वेश्चन घुमा देंगे तो बोलेंगे किन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखिए जो मनुष्यों में सहज प्रतिरक्षा यानी इन्नेट इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए कोशिकीय रोध यानी सेलुलर बैरियर के रूप में कार्य करती है। तो इनके बीच जो डिफरेंस है, तो सहज प्रतिरक्षा और दूसरी तरफ उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है, इधर आ जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट रक्षा है। यह जन्मजात होती है, इसका अभिलक्षण स्मृति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो है 4 इयर्स में पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन 2010, 2013, 17, 18 में। क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी की 4 जातियों के नाम लिखिए, कौन सी जाति सबसे अधिक घातक है। तो 4 के नाम पूछे हैं। तो पहला हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। और बाकी जो 2 हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाल देना है। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा क्यों। तो तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। 2010-2022 में बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो तंबाकू का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसे धूम्रपान के रूप में पिया जाता है, चबाया जाता है या सूंघा जाता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कलाइड होता है। यह अधिविक ग्रंथि के मेडुला को उद्दीपित करता है। इससे रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। धूम्रपान के कारण फेफड़े, गले और मूत्राशय का कैंसर, दमा, वातस्फीति, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर आदि रोग हो जाते हैं। तंबाकू चबाने से मुख के कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। तंबाकू के कारण रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। चलेंगे लेकर के आपको अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग क्या है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 2013 और 19 में बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। संक्रामक रोगों की बात करें तो ये रोग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि जीवों के कारण होते हैं। ये रोग वाहक द्वारा एवं मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचते हैं। मलेरिया, हैजा, अमीबता हो गया। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। हैजा होता है विब्रियो कालेरी के द्वारा, और अमीबता होता है बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, तो ये रोग रोगी से अन्य व्यक्ति तक वाहक द्वारा संचारित नहीं होते हैं। ये रोग पोषक पदार्थों की कमी से, शरीर में किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता से, उपापचय त्रुटि के कारण अथवा जन्मजात होते हैं, जैसे स्कर्वी रोग, सूखा रोग, मोतियाबिंद, हृदय रोग, कैंसर आदि। अगला प्रश्न है, बी लसिकाणु व टी लसिकाणु में 2 अंतर लिखिए। 2017-19 में पूछा गया है। आराम से इसको आप लोगों ने बच्चों अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं आपको लेकर के इनके डिफरेंस पर। डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी लसिकाणु अस्थमा मज्जा में परिपक्व होते हैं, और ये जो है थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होते हैं। ये शरीर को तरल प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, और ये शरीर को कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल और ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बच्चों आप लोग जो है आराम से बना करके भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप वर्तमान समय में क्या है, आपके चारों ओर कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा जो क्या करते हैं, अल्कोहल या फिर ड्रग का सेवन करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो एक बार आपने इसको पढ़ लेना है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजैविक किसे कहते हैं और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। किसी एक प्रतिजैविक का वर्णन कीजिए। तो प्रतिजन या एंटीजेंस वातावरण में उपस्थित रोगोत्पादक विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि तथा अनेक विषाक्त पदार्थ विभिन्न माध्यमों से शरीर में पहुंचते हैं। इन विषाक्त पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। ये सामान्य रूप से शरीर की प्रोटीन से भिन्न होते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक या प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों इधर आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा।
तो इसके अंदर भी देखो पार्ट है कि प्रतिरक्षी निम्न प्रकार से प्रतिजन को नष्ट करता है। सबसे पहले अभिश्लेषण, औपसोनीकरण, फिर है पूरक माध्यित कोशिका लयन। अगला प्रश्न है, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो प्रीवियस 4 साल पूछा गया है, 11, 14, 13, 17 में। तो इसको समझते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस तरह से करता है। कार्बोहाइड्रेट का यीस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बियर, रम, विस्की तथा वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती है। इनको आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी अभिक्रिया जो है वो देख रहे हैं। C6H12O6 जाइमेज उत्प्रेरक है और C2H5OH अल्कोहल प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल रही है। ऐसी डबल रोटी उद्योग में आप लोग देख सकते हैं। अगला है इसी में, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। मतलब हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है 2013, 17, 18, 16, 19, 22 में। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं जैव उत्प्रेरक या फिर सूक्ष्म जीवों की जैव उर्वरक के रूप में क्या उपयोगिता है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी मेनली जो है आपने एक शब्द पकड़ना है, जैव उर्वरक, ठीक है, या फिर सूक्ष्म जीव। अगर ये आता है क्वेश्चन तो आपने इसका जो आंसर है बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका आंसर भी। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जो है जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो बाकी जो है बच्चों आराम से आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। चलते हैं आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अनुप्रवाह संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। ये अनुप्रवाह संसाधन क्या है, 2012, 15, 18 बच्चों को पूछा गया है। तो जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इनमें पृथक्करण व शोधन सम्मिलित होते हैं। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सकीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है या प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है आप लोग के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेहनत से लेकर के आते रहें और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगला क्वेश्चन है, बायो रिएक्टर पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2012, 14, 15 में बच्चों पूछा जा चुका है। तो बायो रिएक्टर को थोड़ा सा जान लेंगे। यह एक बड़े बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि। बाकी जो है इसको आप लोगों ने अच्छे से एक बार देख लेना है। इसका जो डायग्राम है वो भी सामने आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंप्लीट एक बार मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर। अगला जो प्रश्न है, बीटी क्या है और ये कैसे निर्मित होता है। तो बीटी एक प्रकार का जैव विषय जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस थ्यूरिन जीएनजीसिस कहते हैं के द्वारा संश्लेषित होता है। अगला है, पारजीनी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसको देख लेते हैं कि जब किसी इच्छित लक्षण वाली जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारजीनी जीवाणु कहते हैं। जैसे सन 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार करके ई कोलाई के प्लाज्म में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन ए तथा बी श्रृंखलाओं का डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित करके मानव इंसुलिन तैयार की गई। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है। प्रश्न आपका 2014, 15, 18, 22 में बच्चों पूछा गया है। तो बायोपायरेसी क्या है, किसी देश के जैविक संसाधनों, मुख्यतः पादपों एवं आनुवंशिक पदार्थों का किसी दूसरे देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना बायोपायरेसी कहलाता है। एक नंबर में आएगा, इतना लिख देना है। लॉन्ग में जैसा आप देख पा रहे हैं लॉन्ग में पूछेगा तो आप इसको पूरा डिटेल में बच्चों पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। 2018 और 23 में बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधों की नई प्रजातियां तैयार करके पौधों की पोषक क्षमता और उत्पादन में वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की कुछ उपलब्धियां जो है निम्नलिखित हैं। तो रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन, कीट कवक प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन, ऐसे ही पौधों की पोषण क्षमता में वृद्धि, परागकोश संवर्धन द्वारा अनुकूलित पौधे तैयार करना। बाकी के जो 2-3 और पॉइंट है उनको आप लोगों ने देख लेना है। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज या एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस यानी 2013, 16, 18, 23 में बच्चों पूछा जा चुका है कि इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार है तो जीन्स को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। ऐसे जो बाकी है इसको आप लोग पढ़ लेंगे, लॉन्ग में बच्चों क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2012, 14, 15, 10, 12, 17 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और किस तरह से घुमा करके पूछ सकते हैं, इसमें है आनुवांशिकतः रूपांतरित पादपों यानी जीएम पादपों की क्या उपयोगिता है, आजकल इनका उपयोग क्यों लाभप्रद है। या फिर इसी को हम घुमा दें, ट्रांसजेनिक पादपों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव का उपयोग क्यों है और 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यानी ये 101% आपके एग्जाम में बच्चों आएगा ही आएगा। यानी पिछले अगर हम 8 साल की बात करें तो 8 साल में लगातार जो है 1 या 2 साल छोड़ दो लगातार पूछा गया है। तो सबसे पहले आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ऐसे जीव यानी पादप प्राणी जिनके डीएनए में आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा एक अतिरिक्त जीन यानी विदेशी जीन जो दूसरे पादप प्राणी जीवाणु से प्राप्त हो स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जीएमओ कहलाता है। और ट्रांसजेनिक फसली पादपों में मक्का, आलू, बैगन, कपास आदि में ट्रांसजेनिक तकनीक द्वारा अत्यधिक उत्पादन व कीटों के प्रति सहनशील प्रजातियां विकसित कर ली गई हैं। जीन स्थानांतरण तकनीक के कारण बाजार में ताजे फल व सब्जी के रंग रंगत सभी को आकर्षित करते हैं। इन ट्रांसजेनिक प्रजातियों में कीट, जंतु, जीवाणु आदि के जीन्स ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। बाकी इनके जो लाभ है बच्चों आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाभ और हानि आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जानी है और ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप बच्चों उपयोग भी देख पा रहे होंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वह है ट्रांसजेनिक जंतु यानी पारजीनी जंतु क्या है। तो इसका भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2013, 17, 23 में पूछा गया है कि ऐसे जंतु हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित किया जाता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। अभी तक पारजीनी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं। मानव के लिए पारजीनी जंतु निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1 इसमें पॉइंट बाय पॉइंट्स बना करके लिखेंगे, सामान्य शरीर क्रिया व विकास। सेकंड है रोगों का अध्ययन। तीसरा है जैविक उत्पाद। इसके अलावा फोर्थ है टीका सुरक्षा। फिफ्थ है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। तो इतने पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने पहले पॉइंट्स याद करने हैं, उसके बाद वीडियो रोक करके इन बाकी चीजों को भी आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। या सहभोजिता क्या है, 2 साल ये पूछा जा चुका है, इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसको कवर किया है। तो सहभोजिता में दोनों जीव एक साथ रहते हैं परंतु उनमें से एक लाभान्वित होता है तथा दूसरे को हानि नहीं होती। यह संबंध स्थायी या अस्थायी हो सकता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है। नंबर 1 एग्जाम्पल में आप देखेंगे अधिपादप। तो अधिपादप क्या होते हैं, फिर उसके बाद है अधिजांतव, थर्ड है जंतु सहभोजिता। उनको जो है बच्चों आप लोगों ने काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। परजीविता क्या है, छद्मावरण क्या है, सहोपकारिता क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें परजीविता और सहोपकारिता, ये क्वेश्चन आपको देखो 13, 17, 19, 14, 17, 19 में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें परजीविता, तो विषमपोषी जीवधारी जो अपने जीवित परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण है आपका अधिकांश जीवाणु, कवक आदि। कसकुटा पूर्ण तना परजीवी, विस्कम आंशिक तना परजीवी, रेफ्लिसिया पूर्ण जड़ परजीवी आदि। और इसके अलावा एस्केरिस, टीनिया, सोलियम अंतः परजीवी, जू, खटमल, मच्छर बाह्य परजीवी होते हैं।
सेकंड है छद्मावरण। तो प्रकृति में परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा युक्तियां विकसित कर ली हैं। कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा सुगमता से पहचाने जाने से बचने के लिए वातावरण के अनुकूल हो जाती हैं। ये अपने वातावरण में सुगमता से पहचानी नहीं जाती। अनेक कीटों के लार्वा, प्यूपा आदि शाखाओं से चिपके रहते हैं। ये शाखाओं की भांति प्रतीत होते हैं। कुछ कीट के पंख आदि पत्ती सदृश हो जाते हैं और इस प्रकार छद्मावरण स्थापित कर लेने के कारण शिकारी से बचे रहते हैं। अगला है सहोपकारिता। यह दो प्रजातियों के मध्य स्थायी संबंध है जिसमें पारस्परिक कार्य की निर्भरता होती है। इसमें दोनों का लाभ होता है। जैसे नंबर 1 पर आ जाएगा, शैवाल और कवक के मध्य सहोपकारिता से लाइकेन का निर्माण होता है। उच्च पौधों तथा नीले हरे शैवाल के मध्य सहोपकारिता। थर्ड है उच्च पौधों एवं जीवाणु के मध्य सहोपकारिता। चौथा है दीमक तथा कोनिम्फा प्रोटोजोआ के मध्य सहोपकारिता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घास पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल को समझाइए। तो पौधों द्वारा ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित करना और फिर पौधों यानी उत्पादक से विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो इसमें देखो उत्पादक क्या हो जाएगा, शाकाहारी, मांसाहारी और फिर उसके बाद मांसाहारी और फिर उसके बाद सर्वोच्च। तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर उपभोक्ता आ जाएगा सर्वोच्च में। चलेंगे नेक्स्ट। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। या फिर किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का केवल नामांकित रेखा चित्र बनाइए। प्रश्न आपका देखो 11, 13, 19 में बच्चों पूछा जा चुका है। तो क्लास 10th में भी आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास 11th में भी आपका टॉपिक था। तो आई होप कि पूरा टॉपिक जो है आपको पहले से क्लियर होगा। एक बार आप लोग इसको वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इसका डायग्राम है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब हो गया चित्र सहित आपको यहाँ पर वर्णन करना है। या फिर ये क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछेगा, बोलेगा पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2010, 12 और 18 में बच्चों पूछा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे पारिस्थितिक या पारितंत्र क्या होता है। तो टेंसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के जीवित तथा अजीवित घटकों के परस्पर संबंधों से बना हुआ एक तंत्र है। तालाब की अगर हम बात करें पारितंत्र की, तो इसमें भी देखो जैविक तथा अजैविक दो घटक होते हैं। अब जैविक घटक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, यानी उत्पादक बोलते हैं पहला, और प्रोड्यूसर पादप, प्लवक, शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, डायटम्स आदि। और टेरिडोफाइट में आ जाएगा जैसे एजोला, साल्विया तथा आवृत बीजी में आ जाएगा जैसे लेमना, वोल्फिया, पिस्टिया आदि। उतले जल में निम्फिया, ट्रापाजूसिया आदि जड़ित पौधे भी मिलते हैं। तालाब के किनारे पर रैनन, कुलस, टाइफा आदि उभयचर पादप मिलते हैं। तो ये जो है पारिस्थितिक तंत्र है तालाब या झील का, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। सेकंड नंबर उपभोक्ता में आ जाएंगे। उपभोक्ता को भी मेनली जो है 3 भागों में बांटा गया, प्रथम श्रेणी के, दूसरी द्वितीय श्रेणी के, फिर तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी में कौन कौन है, द्वितीय में कौन है, तृतीय में कौन है, वो आप बच्चों यहाँ पर पढ़ पाएंगे। ऐसे ही थर्ड आ जाएगा डिकम्पोजर, अपघटक। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, जीवाणु व कवक हैं जो मृत उत्पादक व उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि मुक्त करते हैं। जल में फिर से खनिज उपलब्ध कराते हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में उत्पादक फिर से उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अजैविक घटक में क्या आ जाएगा, तालाब में NCA यानी नाइट्रोजन, कैल्शियम और PO4 अमीनो अम्ल, जल O2, CO2 आदि मिलते हैं। पोषक तत्व जल में घुलकर जीवों को उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन को प्रभावित करने वाले घटक ताप, प्रकाश, pH आदि हैं। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जय मात्रा, जय भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछेगा, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव संख्या के पिरामिड की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, मेनली ये जो इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहले कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों के रेखीय चित्रण को पिरामिड कहते हैं। पिरामिड परितंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने 1927 में किया था। इनमें सबसे नीचे का पोषी स्तर उत्पादक का होता है तथा सबसे ऊपर का पोषी स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। तो जीव भार का पिरामिड, तो जीव भार का जो पिरामिड है वो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे नीचे घास है, फिर ऊपर बकरी, गाय और उससे ऊपर लोमड़ी और उससे ऊपर शेर, चीता है। ऐसे ही मछलियों में आ जाएगा बी। पहला है आपका घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड।
ऐसे ही आपका बच्चों संख्या का पिरामिड क्या होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें ए नंबर जो है पहला वो दे रखा है वृक्ष परितंत्र का उल्टा, घास के मैदान का सीधा पिरामिड। चलेंगे लेकर के आपको इसी के नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पारिस्थितिक की परिभाषा दीजिए, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन में आपका 2014 और 19 में पूछा गया है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिक क्या है? जैव मंडल के जैवीय तथा अजैविय घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रीटर ने कब किया था? 1868 में। अब पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? तो स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में पाए जाने वाले जैवीय तथा अजैवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने 1935 में किया था। जीव मंडल जिसमें जैविक, अजैविक अंश तथा भूगर्भीय, रासायनिक व भौतिक लक्षणों को शामिल करे तो पारिस्थितिक तंत्र बनता है। तो उसके बाद आएंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। जैविक है, जैविक के अंदर क्या आ जाएगा? इसके भी तीन घटक होते हैं जैविक घटकों के, स्वपोषी, परपोषी तथा अपघटक। यहाँ पर इसका स्वच्छ नामांकित चित्र भी बच्चों आप देख पा रहे हैं। स्वपोषी घटक क्या हो जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। परपोषी में बच्चों आ जाएगा, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब ये भी तीन प्रकार के हो जाते हैं उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी और तीसरे नंबर पे आ जाएगा सर्वाहारी। फिर है अपघटक, डिकम्पोजर। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छोटे जीव होते हैं, उनके ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं और ये मुख्यतः उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। फिर अजैविक घटक भी बच्चों आप लोग का मेनली तीन भागों में बांटा गया है। जलवायवीय घटक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंदर आप पदार्थ ऊर्जा के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन क्या था? 2011, 15, 23 में पूछा गया है। वनों के संरक्षण और सुरक्षा में महिलाओं और समुदायों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? आप लोग इसको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से हम इसको यहाँ पर फिर से देखेंगे कि पादप यानी वन संरक्षण हेतु तथा वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटने से रोकने के लिए प्रथम आंदोलन सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजैली नामक गांव में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व अमृता देवी व उनकी पुत्रियों ने किया था। इसी प्रकार दिसंबर सन 1972 में टिहरी गढ़वाल के अलकनंदा के रेणी गांव में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन के अंतर्गत महिलाएं पेड़ों से चिपक कर मजदूरों की कुल्हाड़ियों से पेड़ों को बचाते थे। धीरे धीरे इस तरह का वृक्ष बचाओ अभियान पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इसी प्रकार अडवाणी ग्राम की स्त्रियों ने भी पेड़ों के चारों ओर पवित्र धागे बांधकर फरवरी सन 1978 में पुलिस की गोलियों का सामना किया तथा जेल गई। तो अब यह आंदोलन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसके अनुसार वृक्षों का मुख्य उत्पाद लकड़ी ही नहीं वरन मृदा, जल एवं ऑक्सीजन भी है। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरुद्ध पूरे देश में जन जागृति पैदा कर रहा है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण करना तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारीकरण बंद करना। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, इसे हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, या फिर किन्हीं दो विधियों के नाम बताइए। तो जैव विविधता क्या है? किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। हमारा देश जैव विविधता का एक मुख्य धनी केंद्र है। अब इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो आज के युग में जैव विविधता में तेजी से गिरावट आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ जीव जातियों की संख्या 1 करोड़ से 8 करोड़ के मध्य हो सकती है, लेकिन इनमें से मात्र लगभग 14 लाख जातियों की पहचान हो पाई है। उपलब्ध रिपोर्टों से विदित होता है कि जंगलों के कटने तथा आवास के नष्ट होने के कारण प्रतिदिन लगभग 100 अकशेरुकी जातियां लुप्त हो जाती हैं। स्तनी तथा पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विश्व में प्राइमेट्स यानी बंदर, लंगूर, मानव आदि की 150 जातियां हैं। इनमें से लगभग 100 लुप्त होने के कगार पर है। अब इनको संरक्षण हेतु क्या किया जा सकता है? तो नंबर 1 पर आप देखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है उत्स्थानीय संरक्षण, फिर है जैव विविधता की क्षति के कारण क्या क्या है। तो इसके अंदर भी आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं आवासीय क्षति तथा विखंडन,
इसको आप लोग पूरा पढ़ेंगे। ऐसे है सेकंड अतिदोहन, थर्ड है विदेशी जातियों का आक्रमण, चौथा है सह विलुप्तता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैव विविधता के आवश्यक घटकों के नाम बताइए, हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए, चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2016 और 22 में पूछा गया है और ये जो है आप अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। तो जैव विविधता अभी हम समझ चुके हैं। तो इसमें जो प्रमुख घटक हैं, पहला है आनुवांशिक विविधता है, दूसरा बच्चों जातीय विविधता, तीसरा पारिस्थितिक विविधता। ऐसे ही संरक्षण की आवश्यकता तो है इसमें देखो वन संरक्षण का महत्व आ जाएगा। इसके अंदर वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हो जाएगा, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं, ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण और जीव बैंक। सेकंड है वन्य प्राणियों के संरक्षण का महत्व। क्या क्या महत्व है, तो इसमें देखो वन्य प्राणियों का वाणिज्य संबंधी महत्व सर्वविदित है, जैसे मछलियों का भोजन के रूप में प्रयोग होता है। वन्य प्राणी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, उत्पादक उपभोक्ता संतुलन बिगड़ने से पर्यावरण को क्षति होती है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है जैव विविधता। विश्व भर में पाई जाने वाली पौधों की जातियों में असंख्य महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। ये लक्षण 3.5 अरब वर्षों से हो रहे हैं, विकास के स्वाभाविक परिणाम है। इन विभिन्न लक्षणों को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन पौधों को नष्ट होने से रोका जाए। और चौथे नंबर पे है आपका इधर जैव विविधता का नैतिक महत्व। तो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जाति का अपना महत्व है। यह वर्तमान पीढ़ी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनका उचित रख रखाव करें, जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से बच्चों आपने बायोलॉजी के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने कैसे लेने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज कर देना है और कॉन्टैक्ट करके आप इस नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और एग्जाम में आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आप लोग करते जाइए। एमसीक्यूज एक काम कर लेना है, एमसीक्यूज जो है आप लोगों ने फर्स्ट पेज पर ही करने हैं। जैसे मान लो 8 से 10 आपके वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, तो वो आपने प्रश्न नंबर 1 डाल करके वो सारे ऑप्शन फर्स्ट पेज पर ही डाल देने हैं। उनमें से जो जो अभी आपको आ रहा है वो लिख दीजिए आंसर, और उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको वहीं रहने दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। लास्ट में जब आपको याद आ जाए तब आपने वो कर देना है। और कोशिश करनी है कि सीक्वेंस से चलना है, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग चलना है। बट अगर कहीं ऐसा होता है कि आपको दूसरा तीसरा तो आ रहा है, चौथा पांचवा नहीं आ रहा, तो आप उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बाद में जहां पर आपको जगह मिलेगी वहां पर आपने उसको कर देना है। बाकी एग्जाम जो है अच्छे से देना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिलेटेड भी लिख करके आते हैं नंबर आपको मिलते हैं। स्टेप मार्किंग भी होती है, तो अगर आप आधा भी करके आएंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सभी बच्चों को बायोलॉजी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना है। तो मिलेंगे बायोलॉजी के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को टाटा बाय बाय और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।